कौटिल्य। आज हम कौटिल्य पढ़ेंगे, जिसमें आज हम जानेंगे कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कौटिल्य जी की। देखिए, ये टॉपिक नेट पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक नंबर 2 में आता है, यानी यूनिट 2 पे आता है। ये आता है इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, मतलब भारतीय दर्शन, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। जैसे आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं, ऐसे ही इंडियन पॉलिटिकल थॉट में एक टॉपिक है। तो इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के हैं, जिसमें बहुत सारे दार्शनिक के, द फिलोसफर के नाम और बहुत सारे ये हैं जो पॉलिटी के पर्पज से। तो कौटिल्य जी हैं, वो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। सोशोलॉजी में भी इनको पढ़ा जाएगा, फिलोसफी में भी पढ़ा जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ा जाएगा। हमारा पर्पस यहाँ पे इनको पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग इनको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो इनकी पढ़ाई आप यहाँ पर की टू सक्सेस अकेडमी में क्लास ज्वाइन करने के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ रेगुलर क्लासेस संचालित हो रही हैं। मैं यानी प्रोग्राम जो हूँ आपको क्लासेस रेगुलर ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे इनरोल करके पूरी क्लासेस को एक साथ पढ़ सकते हैं। आने वाले टाइम पे सेट और नेट के जो एग्ज़ाम्स हैं वो होने वाले हैं, तो आप कोशिश करिए कि इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं, क्योंकि एपी और बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं तो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा अभी पोस्ट जारी किए जाएंगे। तो किसी भी प्रकार से आपकी तैयारी में बाधा ना हो, और इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौटिल्य। कौटिल्य जी इम्पॉर्टेंट क्यों हैं इन पॉलिटिकल थॉट में? क्योंकि इनको सबसे इम्पोर्टेंट स्थान दिया जाता है भारतीय प्राचीन दर्शन में, और दर्शन के हिसाब से इनको पढ़ा जाएगा। अब चूंकि हम इनको दर्शन के रूप में ना पढ़ के पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं, तो इनके थ्योरीज को पढ़ेंगे। कौन कौन सी थ्योरीज है जो राज्य शासन में काम आएंगी, और उन राज्य शासन के थ्रू इस तरीके से पावर और सत्ता का हस्तांतरण हुआ, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय दार्शनिक हैं, अर्थशास्त्री हैं, राज सलाहकार हैं। इनका काम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य की स्थापना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की। और सबसे इम्पोर्टेंट बुक अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा हुआ है। इनकी बुक जो है उस समय की सबसे बड़ी बुक मानी जाती है, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए ताकि उनकी अर्थशास्त्र की प्रगति हो सके। तो राज्य द्वारा अर्थशास्त्र में क्या क्या योगदान हो और लोगों के द्वारा अर्थशास्त्र में क्या क्या योगदान है, सारे पहलुओं पर इन्होंने बुक लिखी हुई है। इनको भारतीय दर्शन में मैकियावेली के रूप में प्रसिद्ध किया जाता है। मैकियावेली एक्चुअल में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में एक थिंकर्स हैं जिनको आप पढ़ते हो। मैकियावेली का काम रणनीतिकार रूप में राजा को रखना था, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की कंपेयर करते हुए कौटिल्य जी को कंपेयर किया गया। आगे अब इनके परिचय के बाद आगे पढ़ते हैं इनका अर्थव्यवस्था पे विचार। इनके हिसाब से अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए, और राज्य के अंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंट तत्व हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं। पहला चीज क्या बोला इन्होंने? कृषि, व्यापार, कर प्रणाली इनके मुख्य स्तंभ हैं। किसके? राज्य के। राज्य के अंदर में कृषि होना चाहिए, व्यापार होना चाहिए, कर होना चाहिए। इसी प्रकार के राज्य की स्थापना वो करना चाहते थे, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट जो होगा राज्य का, राज्य की संपत्ति जो है वो सर्वोपरि है। किसी भी राज्य को चलने के लिए सर्वोपरि संसाधन जरूरी है, ठीक है। तो राज्य की संपत्ति सर्वोपरि है और वो संपत्ति को इम्पोर्टेंस को देते थे, ठीक है। अर्थशास्त्र में इसलिए उन संपत्ति की प्रायोरिटी को समझते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? आत्मनिर्भरता का समर्थन। अब किसी भी राज्य को उनको अपने ऊपर इतना संपत्ति, इतना एग्रीकल्चर ट्रेड करना है कि वो आत्मनिर्भर रहे, वो किसी अन्य राज्यों पर निर्भर ना रहे, तो उनको आत्मनिर्भरता का उन्होंने समर्थन किया, जो कि आज भी प्रासंगिक है। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया? जो राज्य है, राज्य के अंदर जो बाजार होगा और जो श्रमिक होंगे उनका रेगुलेशन किया जाना चाहिए, मतलब उनका नियंत्रण रूप से नियंत्रण कौन करे? राज्य सरकार के द्वारा
या राज्य के राजा के द्वारा किया जाना चाहिए। आज भी जैसे हम पढ़ते हैं CPI इंडेक्स, WPI इंडेक्स, उसमें बहुत सारे इंडेक्स क्या करते हैं, मार्केट के प्राइस को रेगुलेट करने के लिए इंडेक्स दिए जाते हैं। उससे क्या पता चलता है, मोल भाव की वस्तुएं जो हमारे आज के दैनिक दिनचर्या में यूज होती है वो हम इसमें देख सकते हैं CPI और WPI में। नेक्स्ट, प्रांतीय शासन व्यवस्था। अब इनकी जो शासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार थी, ताकि पावर को हम समझ सकें, तो हम इसमें क्या देखेंगे, इनकी जो प्रांतीय शासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार थी। तो इम्पोर्टेंट क्या है, राज्य के अंदर में क्या होते हैं, छोटे छोटे प्रांत, और प्रांत किन पे बटा होगा, जिला में, और जिला से भी छोटा क्या होगा, ग्राम या फिर पंचायत। तो राज्य की कल्पना प्रांत के समूहों से होगी, और प्रांत की कल्पना जिलों के समूहों से होगी, और जिलों की कल्पना ग्राम और या विलेज की समूहों से होगी। तो हम राज्य को समझने के लिए इनके समूह को यानी प्रांत को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमने क्या बोला कि राजा के द्वारा सीधे गवर्नर की नियुक्ति की जानी चाहिए, ठीक है, जो हेड होगा प्रांत का वो गवर्नर होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, प्रांतों का नियमित जांच होना चाहिए। तो प्रांत यानी कि आपका जो प्रांत है, जो छोटे छोटे प्रांत है, उनको चेक करने के लिए राजा को उसकी जांच करते रहनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या होगा, डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। जैसे हमारे संविधान में त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज का मतलब क्या है, ग्राम, जनपद और जिला, ये 3 लेवल है। ये 3 लेवल में क्या हो रहा है, हम शक्ति का विकेंद्रीकरण करना चाह रहे हैं। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार के बाद पंचायत में जिला वाला सिस्टम आता है, वैसे नगरीय निकाय आते हैं। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोले, स्थानीय सुरक्षा हेतु प्रांतीय सेना। उस समय सेना की जो व्यवस्था थी वो प्राचीन रूप से प्रोविंशियल आर्मी के रूप में करवाई जाती थी। राज्य सरकार के पास कोई आर्मी नहीं हुआ करता था, तो प्रांत के रूप में प्रांत की आर्मी होनी चाहिए ताकि प्रांतों की रक्षा की जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी राज्य को। तो केंद्रीय शासन व्यवस्था को कैसे करना है, केंद्र का जो हेड होगा वो कौन होगा, राजा सर्वोच्च होगा, और राजा के नीचे कौन होंगे, राजा एक सर्वोच्च संस्था है, उनके नीचे कौन होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद। तो ये मंत्री परिषद क्या करेंगे, इनको विभिन्न विभागों के रूप में निर्देश देते जाएंगे, या फिर उनका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है राजा इनको अपनी निगरानी में रखेगा, ठीक है। अब बहुत सारे जैसे उनके डिपार्टमेंट्स हो गए, तो डिपार्टमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट होगा, युद्ध होगा, तो ये युद्ध डिपार्टमेंट देख रहे हैं। एक वित्त विभाग देख रहा है, तो एक वित्त विभाग हो जाएगा। एक क्या देख रहा है, गुप्तचर विभाग देख रहा है, और एक गृह और बाकी सब विभाग देख रहे हैं। तो जैसे अभी हमारे पास डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वैसे भी उस टाइम पे एक डिपार्टमेंट, इतने सारे डिपार्टमेंट हुआ करता है। और किस पे फोकस रहेगा, राजा इन सब पे हेड करके इनको देखेगा। नेक्स्ट क्या होगा, कानून व्यवस्था पर विशेष जोर। अब वो क्या चाहते थे कि जो राजा है तो पूरा कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए पूरा फोकस कानून व्यवस्था पर करे, तो कानून व्यवस्था पे वो पूरा फोकस करना चाहते थे। नेक्स्ट क्या आएगा, उनकी सप्तांग थ्योरी। ये सबसे फेमस थ्योरी है उनकी कि राज्य के जो है राज्य चलाने के लिए एक थ्योरी नहीं थी, वो 7 एलिमेंट्स थ्योरी होते हैं इसको। तो ये 7 एलिमेंट थ्योरी क्या बताएगा कि किसी भी तरीके से राज्य को चलाना है तो ये 7 एलिमेंट की सबसे ज़्यादा जरूरत है। अब ये सातों के सातों एलिमेंट सही रूप से चलेंगे तब जाके फिर राज्य को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। इसी को बोलते हैं राज्य के 7 अंग। तो यहाँ बीच में राज्य है और उनके 7 अंग, ये सातों के 7 अंग, ठीक है। ये क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड गवर्नेंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनका काम क्या है, सस्टेनेबल पॉलिटिकल पावर, स्थायी राजनीतिक शक्ति पर बल। इससे पहले क्या था, घनन, तो नंद वंश क्या था, बिखर गया था। तो उनके ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला कि राज्य को एक स्थायी रूप से चलाने के लिए ये 7 तत्व होना चाहिए, और ये 7 तत्व क्या करेंगे, उनको स्थायी शासन देने में हेल्प करेंगे। फिर क्या होगा, शासक, अर्थव्यवस्था और समाज में क्या होगा, संतुलन बना रहेगा। अब ये 7 तत्व कौन कौन से हैं, इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखो 7 तत्व में इंपॉर्टेंट तत्व क्या होंगे वो एक बार देखो। पहला तत्व क्या है,
स्वामी यानी राजा। राजा क्या होगा? हेड होगा। और हेड क्या करेगा? बाकी सारे तत्वों को ध्यान में रखेगा। तो राजा पहला तत्व है। दूसरा तत्व उनके मंत्री हैं। अब मंत्री कैसे होने चाहिए? मंत्री को कर देना चाहिए। मंत्री को किस प्रकार का होना चाहिए? मंत्री को जैसे आज हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो मंत्रियों को रेगुलेट करने के लिए ये किया जाता है कि ये किसी पावर ऑफ पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए। वैसे ही उस टाइम पे भी मंत्रियों को कर देना चाहिए, मंत्रियों को राजनीतियों से दूर होना चाहिए, एक सेपरेट निवास होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नियम कायदे उन्होंने दिए थे। फिर जनपद प्रजा, और राजा का जो डिसीजन है वो जनपद प्रजा के लिए होना चाहिए। प्रजा कहाँ से कहाँ तक है, प्रजा का विकास कैसे करना है, वो जनपद में दिया रहेगा। दुर्ग के बारे में बताया। दुर्ग मतलब किला। किला किधर कैसे होना चाहिए, किस प्रकार के किलों की बात की गई है। तो किलों के प्रकार के बारे में बताया है, जिसमें रेगिस्तान के किला, वन वाले किला, मैदानी किला और जल के अंदर किला, इस प्रकार के किलों की बात उन्होंने की है। धन, अब धन के साधन कहाँ हैं, धन किस प्रकार से संचय किया जाना चाहिए, धन को किस प्रकार से खर्च किया जाना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। दंड, दंड मतलब सेना। सेना किस प्रकार की होनी चाहिए? आज की जो सेना हम देखते हैं, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी वाली सेना और हो सके तो थल सेना और बाकी सारी टाइप की सेना, ये सारी सेना को उस टाइम पे उपयोग सेना पे बताया गया है। मित्र, मित्र राज्य कौन? आपके जो पड़ोसी राज्य हैं और पड़ोस के पड़ोसी राज्य हैं, वो आपके रूप में किस प्रकार से सहायता करते हैं या विरोध करते हैं, उनको मित्र बोला गया है। ठीक है, तो जो हमारे सपोर्ट में होंगे उनको मित्र राज्य बोला जाएगा। बाकी को हम आगे उनकी थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? विदेश नीति। अब इनकी जो विदेश नीति है वो यथार्थवादी है और व्यवहारिक है। तो यथार्थवादी और व्यवहारिक का मतलब क्या है कि वो आज के हिसाब से या उस समय के हिसाब से वह नीति बनाए थे। तो इस नीति में इन्होंने क्या बताया कि शक्ति के आधार पर उन्होंने ये नीति को स्टार्ट किया। ठीक है, तो शक्ति आधारित नीति होनी चाहिए और ये नीति शक्ति आधारित ये नीति होनी चाहिए और शक्ति के आधार पर शांति होनी चाहिए। शांति किस प्रकार हो? शक्ति के आधार पर। मतलब आज जो हम बोलते हैं ना मिलिट्री पावर, वो मिलिट्री पावर का यूज करके आप शांति का उपयोग करो। ठीक है, तो आपके पास सेना होनी चाहिए। अगर वो सेना नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? आपको किसी पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। गठबंधन, संधियों और युद्ध की रणनीति का उपयोग करके राज्य शासन होनी चाहिए। गुप्तचर को प्रमुख साधन माना उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिकेशन और चैनल नहीं थे, तो कम्युनिकेशन के लिए गुप्तचर का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। फिर इनकी 4 उपायों की नीति। 4 उपाय मतलब किसी भी कार्य करने के लिए उन्होंने क्या क्या तरीके अपनाए? पहला साम, दूसरा दंड, फिर भेद, फिर दान। तो साम, दान, भेद और दंड, इस प्रकार से ये नीति वो अपनाएं ताकि फिर वो किसी भी चीज़ को आप पूर्ण रूप से कर सकें। नेक्स्ट, इनके मंडल सिद्धांत। तो देखो, इनके मंडल सिद्धांत को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह आपको जियोपॉलिटिक्स को समझने की वो देता है, समझ देता है। ये भूगोल आधारित रणनीति है जिसमें किसी एक राज्य को अन्य राज्यों की तुलना में क्या क्या रूप से सुचारू रूप से कार्य करवाना है, ये बताई गई। ऐसे इसको बोलते हैं कि जैसे आप बीच में हो तो ठीक है, तो इसको बोलते हैं राजा। राजा जो होगा वो मेन हेड होगा। बाकी फिर क्या होंगे? हरि, फिर मित्र, फिर हरि मित्र, फिर मित्र मित्र। इस प्रकार से उन्होंने एक मंडल थ्योरी दी है। इसको आप अगर हमारे क्लास ज्वाइन करते हैं तो इसको अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इनको मैकियावेली क्यों कहा जाता है? इनको मैकियावेली कहने का कारण क्या था कि इन्होंने दोनों राजनीति और व्यवहारिकता में कठोरता का समर्थन किया। मैकियावेली जी भी इसी प्रकार थे। ठीक है, नैतिकता के बजाय फिर राज्य कला पर बल, मतलब स्टेट क्राफ्ट आना चाहिए। जो राजा है उनको स्टेट क्राफ्ट के रूप में प्रमोट किया जाना चाहिए। ठीक है, छल और शक्ति का संतुलन किया जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि राजा से निरंकुश हो, उनको ये सारी पॉलिटिक्स आनी चाहिए। ठीक है, और 1800 साल पहले कौटिल्य आए और 1800 साल बाद मैकियावेली जी आए। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार पर उन्होंने अपने विचार दिए थे। प्रशासन में भ्रष्टाचार को अनिवार्य है, अगर वो है तो किस प्रकार से उनका नियम कायदे होने चाहिए। अब उन्होंने कठोर निगरानी की सुझाव दिया, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी अगर होंगे तो उनको कठोर पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान है। एथिकल कंडक्ट, यानी मंत्रियों के खिलाफ आचार संहिता का प्रस्ताव
उन्होंने दिया था। तो भ्रष्टाचार के लिए उन्होंने भी नियम पहले बनाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या बोला है कि जो राजा है वो हमेशा खतरों से सतर्क रहे। यही मैकियावेली जी भी बोलते थे कि राजा को हमेशा फेयरफुल रहना चाहिए, डर के रहना चाहिए। और संपत्ति सभी शक्तियों की जड़ है। आप जितनी भी संपत्ति इकट्ठा कर रहे हो वही एक सबसे कारण है सब चीज़ का। तो संपत्ति इकट्ठा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। शत्रु का शत्रु मित्र होता है, ये उनके मंडल थ्योरी में हम ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है उनके बुक्स हैं, तो अर्थशास्त्र उनकी फेमस बुक है। इनका उन्होंने रचना किया और आज में भी ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट कौटिल्य के विचार आज भी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज भी उनके विचार को लेके हम पढ़ते हैं और आज भी हमको स्ट्रेटजिक रूप से इम्पोर्टेंस देना पड़ता है। राजनीति में कौटिल्य के विचार आज भी माने जाते हैं। यथार्थ राजनीति, आर्थिक शक्ति और मजबूत नेतृत्व मुख्य संदेश देते हैं। इसी प्रकार से आप जितने भी क्लासेस हैं आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स वाले जो टॉपिक हैं उनकी क्लासेस नियमित रूप से की टू सक्सेस एकेडमी में आप ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। की टू सक्सेस एकेडमी रायपुर। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ाई होती है और उनकी क्लासेस रेगुलर रूप से चल रही है। तो अभी शायद नया बैच भी चालू होने वाला है, तो अब जल्दी हो सके तो इनको ज्वाइन करिए। थैंक यू।